नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब राज्यपाल अवैध काम करते हुए पकड़े जाएं, सुप्रीम कोर्ट जब अपने फैसले में लिख दे कि राज्यपाल ने अवैध काम किया था, तब किसी भी सरकार को, खासकर मोदी सरकार को क्या करना चाहिए? क्योंकि इस राज्यपाल के कारण सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति तक को भी नसीहत दी है और राज्यों के बिल पर विचार करने के लिए समय सीमा पहली बार तय कर दी है। एक राज्यपाल के अवैध काम में राष्ट्रपति भवन को भी भागीदार बनाने की कोशिश हुई, फिर भी अभी तक उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया है। अवैध और सरासर गलत काम किया है आर.एन. रवि ने। सुप्रीम कोर्ट ने बिना लाग लपेट के साफ शब्दों में कहा है कि 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने का राज्यपाल का फैसला अवैध था और मनमाना था, इसलिए उनके फैसले पर रोक लगाई जाती है। राज्यपाल आर.एन. रवि ने पहली बार विधानसभा के पास किए गए 10 विधेयक को मंजूरी नहीं दी, लटका दिया। थक हार कर तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को नोटिस जारी किया, तब जाकर राज्यपाल ने उन सभी विधेयकों को विधानसभा के पास फिर से विचार करने के लिए भेजा। विधानसभा ने फिर से पास कर दिया, तब भी राज्यपाल आर.एन. रवि ने मंजूरी नहीं दी। मंजूरी को टालने के लिए इस बार राष्ट्रपति के पास विचारों के लिए भेज दिया। इस खेल में राष्ट्रपति को शामिल कर लिया गया, लेकिन कोर्ट ने राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल और केंद्र सरकार सबको सामने से धर लिया है और बता दिया है कि अब यह नहीं चलेगा। इस केस में राज्यपाल के बचाव में भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकट रमणी ने पैरवी की, लेकिन तमिलनाडु सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें भारी पड़ गईं। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि विधानसभा में पास हुए विधेयकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर नोटिफाई किया गया है, राज्यपाल के दस्तखत से नहीं। क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि तमिलनाडु के राज्यपाल अवैध काम करते हुए पकड़े गए हैं। राज्यपाल को राज्य में संविधान का संरक्षक माना जाता है। जब वही अवैध काम करते हुए पकड़े जाएं, तो क्या किया जाना चाहिए था? 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 12 अप्रैल हो गया, लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। ना तो इन्हें बर्खास्त किया गया है, ना तबादला हुआ है, ना ही ऐसा कुछ इरादा दिखता है। राज्यपाल पर सिर्फ विधानसभा में पास बिलों को रोकने का ही आरोप नहीं था, 2 आरोप और थे। तमिलनाडु सरकार ने कुछ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई के लिए अनुमति मांगी थी। उस फाइल पर भी राज्यपाल आर.एन. रवि लंबे समय तक बैठे रहे। संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत तमिलनाडु राज्य सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के प्रस्तावों को भी राज्यपाल ने मंजूरी देने में देरी की, प्रस्ताव को लटका दिया। अक्टूबर 2023 से सुप्रीम कोर्ट यह मामला सुन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच का यह फैसला ऐतिहासिक तो है, लेकिन किसी भी सरकार को, राजनीतिक दल को शर्मिंदा करने वाला है। मोदी सरकार के दौर में नियुक्त किए गए कई राज्यपाल इसी तरह का काम करते हुए धरे गए हैं। विधानसभा में पास किए गए विधेयकों को मंजूरी देने में देरी को लेकर पश्चिम बंगाल, केरला, पंजाब और तेलंगाना सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में राज्यपालों के खिलाफ जा चुकी है। इस अवैध खेल में तमिलनाडु के राज्यपाल ने राष्ट्रपति भवन को भी समेटा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए भी एक समय सीमा तय कर दी कि 3 महीने के भीतर राज्यों के बिल पर विचार करके वापस भेजना होगा। पहली बार ऐसा किया गया है। यही नहीं, केंद्र सरकार की भी जवाबदेही तय कर दी गई है। विचार करने के नाम पर चल रहे इस खेल को सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आर.एन. रवि को इसलिए भी बर्खास्त कर देना चाहिए क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने जब अक्टूबर 2023 में राज्यपाल को नोटिस जारी किया, उसके बाद भी राज्यपाल ने विधानसभा में दोबारा पास किए गए विधेयकों को मंजूरी नहीं दी और राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दिया। यह सब तब हुआ जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आ चुका था, सुनवाई चल रही थी। आर.एन. रवि 18 नवंबर 2021 को तमिलनाडु के राज्यपाल बनाए गए। राज्य में आई डीएमके सरकार ने 13 जनवरी 2020 से लेकर 28 अप्रैल 2023 के बीच 12 बिल पास कर मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा। 2-2 साल से बिलों को मंजूरी नहीं दी गई। थक हार कर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद जब राज्यपाल ने 10 बिलों को विधानसभा के पास फिर से विचार करने के लिए भेजा, तो उसमें कोई संदेश तक नहीं लिखा, कोई कारण नहीं लिखा। जब विधानसभा ने फिर से इन विधेयकों को पास कर दिया,
तब भी मंजूरी नहीं दी और राष्ट्रपति के पास भेज दिया, जिसे कोर्ट ने अवैध कहा है, गलत कहा है, मनमाना कहा है। तो अवैध काम करने वाले राज्यपाल को क्या सजा नहीं देनी चाहिए? 2 से 5 साल तक राज्यपालों के पास मंजूरी के लिए बिल लटके रह गए। सोचिए, जनवरी 2020 में पास किया हुआ बिल अभी तक मंजूर नहीं हुआ था, 5 साल गुजर गए। विधानसभा के अधिकार पर राज्यपाल के जरिए हमला हो रहा था। डीएमके की सरकार का एक तरह से आधा या उससे भी ज्यादा कार्यकाल खत्म हो गया। यह सरासर किसी सरकार को काम करने से रोकने के समान है। इस तरह के मामले विपक्ष की सरकारों में ही देखने को मिले। तेलंगाना में भी सितंबर 2022 में पास किए हुए 10 बिल पर जब मंजूरी नहीं दी गई तो उस समय की केसीआर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। इस फैसले को पढ़ते हुए यही लगता है कि राज्यपाल ने अपने अवैध काम में सबको हिस्सेदार बना लिया है या सब इसमें शामिल थे। केंद्र सरकार से लेकर राष्ट्रपति भवन तक तमिलनाडु के राज्यपाल संवैधानिक पद पर बैठे हुए और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को छकाते हुए राष्ट्रपति के पास विधेयक को भेज देते हैं, यानी राष्ट्रपति भवन का भी इस्तेमाल करते हैं। सवाल है कि यह दुस्साहस किसके संरक्षण से आता है? जवाब है, इनके संरक्षण से आता है। हमने आपको कई बार बताया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून असंवैधानिक निकला, सुप्रीम कोर्ट ने पाया। यह कानून किसने बनाया था? मोदी सरकार ने। आईटी एक्ट में संशोधन असंवैधानिक निकला, लेकिन यह तो अलग ही मामला है। जो संविधान के संरक्षक हैं वही अवैध काम कर रहे हैं। तो आप मोदी सरकार के दौर की राजनीतिक डिजाइन देख लीजिए, संविधान का कितना आदर सम्मान हो रहा है। हर समय 60 और 70 के दशकों का किस्सा याद दिलाकर पिछले 11 साल की करतूतों पर आप पर्दा नहीं डाल सकते। राज्यपाल रवि के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भाषा पर गौर कीजिए। यह केवल फैसला नहीं बल्कि निर्देश है। अवैध काम करते हुए पकड़े गए और क्या करना चाहिए वह भी सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। कोर्ट ने कहा, राज्यपाल ने पंजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बहुत ही कम सम्मान के साथ देखा है। अपने दायित्व को निभाते हुए दूसरे बाहरी विचारों को ज्यादा महत्व दिया है। इसलिए अदालत के पास यह आदेश देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता कि संविधान के अनुच्छेद 142 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग कर इन 10 विधेयकों को उसी तिथि से स्वीकृत करार दे दिया जाए जिस दिन राज्य विधानसभा ने इन विधेयकों को दोबारा पास कर राज्यपाल के सामने पेश किया था। आरएन रवि को लेकर यह पहला विवाद नहीं है। कभी मंत्री को शपथ दिलाने से इनकार कर देते हैं तो कभी विधानसभा में अभिभाषण पढ़े बिना सदन से बाहर चले जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। डीएमके इन्हें हटाने की मांग कई बार कर चुकी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इस राज्यपाल के अतिक्रमण को भी पकड़ लिया और तमाम आरोपों पर मुहर लगा दी है, लेकिन मोदी सरकार में गलती की सजा नहीं दी जाती। अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के कारण आरएन रवि को बर्खास्त कर दिया जाएगा तो फिर इस फैसले के आधार पर कई राज्यपालों को बर्खास्त करना पड़ जाएगा, क्योंकि कई राज्यों की विधानसभाओं के पारित विधेयकों को राज्यपालों ने रोका है। पंजाब में भी तत्कालीन राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने विधानसभा में पास किए गए बिलों को मंजूरी नहीं दी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि वे आग से खेल रहे हैं। तत्कालीन चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यपाल से कहा था कि विधिवत निर्वाचित विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों के मार्ग को बाधित ना करें। पंजाब के राज्यपाल को चेतावनी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये निर्वाचित सदस्यों द्वारा पारित विधेयक हैं, क्या हम संसदीय लोकतंत्र बने रहेंगे? यह बेहद गंभीर मामला है। यह सवाल किसके दौर में उठा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर पर। क्या कुछ हुआ? आप जानते हैं, कुछ नहीं हुआ। बनवारी लाल पुरोहित ने इस फैसले के कुछ महीने बाद इस्तीफा दे दिया। इस कारण से दिया या किसी और कारण से साफ नहीं, लेकिन आप देखिए कि आग से खेलने का यह काम केवल पंजाब और तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। हम अलग अलग उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, बार बार इसलिए बता रहे हैं, आगे पीछे की घटनाएं बता रहे हैं, ताकि आपको याद आ सके कि 11 साल में कैसे संवैधानिक प्रावधानों में खाली जगहों को, अपवादों को खोज खोज कर संविधान के खिलाफ ही इनका इस्तेमाल किया गया। संविधान में इस बात को लेकर कोई समय सीमा नहीं दी गई थी कि जब विधानसभा विधेयक पास करने के बाद राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजे तो राज्यपाल कितने दिनों तक विचार के नाम पर बिल को लटका कर रख सकते हैं, और जब राज्यपाल उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजें तो राष्ट्रपति कितने दिनों तक उस बिल को अधर में लटका कर रख सकती है।
1983 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस आर.एस. सरकारिया और 2007 में पूर्व चीफ जस्टिस एम.एम. पुंछी की अध्यक्षता में दो अलग अलग आयोगों ने कह दिया था कि समय सीमा तय कर दीजिए ताकि इसका दुरुपयोग ना हो और केंद्र और राज्यों के बीच झगड़ा ना हो। विधानसभा जब कोई बिल पास करती है तो वह जनता की अभिव्यक्ति पर मुहर लगाती है, उस पर आप अनिश्चित काल के लिए रोक नहीं लगा सकते। लेकिन मोदी सरकार ने इस कमी को कभी दूर नहीं किया, बल्कि उसके बनाए गए राज्यपालों को खुलकर इसका इस्तेमाल करने दिया गया, खासकर उन राज्यों में जहां विपक्ष की सरकारें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में कह दिया है कि इनके पास वीटो का अधिकार नहीं है, मतलब उन्हें अब लिखकर बताना पड़ेगा कि क्यों किसी बिल को मंजूरी नहीं दी और क्यों किसी बिल पर विचार करने में इतना समय लग रहा है। इस अपवाद से अब राष्ट्रपति को भी छूट नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि संविधान के आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 में समय सीमा नहीं है, लेकिन अब इस अपवाद को खुला नहीं छोड़ा जा सकता है। 3 महीने के भीतर दोनों को अपना फैसला दे देना होगा। कोर्ट ने कहा कि हम ये बात समझते हैं कि राज्यपाल द्वारा भेजे गए बिल पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति को आर्टिकल 201 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है। राष्ट्रपति पर ऐसे काम के लिए सख्ती से कोई समय सीमा नहीं थोपी जा सकती, लेकिन इसके बाद भी यह राष्ट्रपति के इनएक्शन यानी काम न करने का आधार नहीं हो सकता है। बिना किसी कारण देरी होना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इस शक्ति का इस्तेमाल मनमाने तरीके से नहीं हो सकता। देरी करने से नतीजे गंभीर हो सकते हैं। यही नहीं, राष्ट्रपति के बताए कारणों और सुझावों के मद्देनजर यदि विधानसभा दोबारा विधेयकों को पास कर देती है तो राष्ट्रपति को मंजूरी देनी पड़ेगी, तब राष्ट्रपति इनकार नहीं कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केवल राज्यपाल के खिलाफ नहीं है। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने ताजा फैसले में राष्ट्रपति के कार्य को अवैध नहीं कहा है, लेकिन कोर्ट ने उनके काम की समय सीमा तो तय कर दी। बता दिया कि देरी करने से संविधान की मूल भावना का अनादर होता है और वे अपनी शक्ति का इस्तेमाल मनमाने तरीके से नहीं कर सकती। क्या यह मामूली बात है? 2024 के चुनाव में कम सीटें आने के बाद संविधान की किताब को नमन करने वाले प्रधानमंत्री मोदी से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने राज्यपालों को ऐसा क्यों करने दिया। राज्यपालों ने जब इस खेल में राष्ट्रपति भवन को शामिल किया तो उस राज्यपाल या राज्यपालों के खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? यह सब किस लिए किया जा रहा था? क्योंकि विपक्ष की सरकारों को काम नहीं करने देना था। 1.5 साल तक सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चली है। इस दौरान भी राज्यपाल ने अपने आचरण में कोई सुधार नहीं किया और अपने इस खेल में राष्ट्रपति भवन को समेटा। तो सुप्रीम कोर्ट की नजर वहां तक पहुंच गई। सरकार की चालाकी कोर्ट ने कहां से पकड़ी है, आपको फैसला पढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय के दो दिशा निर्देशों का हवाला देकर केंद्र सरकार को घेर लिया। 4 फरवरी 2016 को गृह मंत्रालय ने सरकार के सभी मंत्रालयों को लिखा था कि राष्ट्रपति के पास विचार के लिए राज्यों के बिल आए तो उन्हें जल्दी निपटा दिया जाए। गृह मंत्रालय ने इस काम के लिए 3 महीने का समय तय किया। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को 3 महीने के भीतर राज्यों के पास किए हुए विधेयक पर फैसला देने का निर्देश दे दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजने के नाम पर रिजर्व रख लेते हैं और राष्ट्रपति उस पर एक्शन नहीं लेती हैं तो राज्य सरकार के पास विकल्प है कि वह सुप्रीम कोर्ट के पास आए। यह भी कहा कि अदालत को यह अंदाजा लगाने से नहीं रोका जा सकता कि राष्ट्रपति और केंद्र सरकार ने न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों का प्रयोग सद्भावना से नहीं किया है। मतलब साफ है, राष्ट्रपति अगर किसी बिल को मंजूरी नहीं देती हैं तो उसके खिलाफ सरकार कोर्ट में जा सकती है। अब वहां यह मामला तय होगा। जिस अधिकार और अपवाद का पिछले दरवाजे से किसी और तरीके से इस्तेमाल हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से वह अधिकार और अपवाद राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों से छीन लिया। राष्ट्रपति को अब कारण लिखकर बताना होगा और राज्य सरकार को सूचित करना होगा। कोर्ट ने कहा, आप राज्य को अंधेरे में नहीं रख सकते। राज्य को पता होना चाहिए कि किसी बिल को मंजूरी क्यों नहीं दी गई। अगर उसमें कमी थी तो उसमें सुधार का उसे मौका मिलना चाहिए। राज्य के हाथ से यह अवसर आप नहीं छीन सकते। कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को साफ साफ समझा दिया है कि आप जो कर रहे थे वो गलत था, अब से ऐसे ऐसे करना है। अवैध काम किया है तमिलनाडु के राज्यपाल ने और कहीं कोई शोर नहीं, सवाल नहीं। 8 अप्रैल के बाद से आपने राज्यपाल की भूमिका को लेकर कितनी बहस देखी।
यह कितना बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने के मामले में केंद्र और राज्य दोनों की जवाबदेही तय कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि राज्यों को कानून बनाने से पहले केंद्र सरकार से सलाह मशविरा करना चाहिए, खासकर जिन विषयों में राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है। केंद्र सरकार को भी राज्यों के भेजे गए प्रस्तावों पर सम्मान और तेजी के साथ विचार करना होगा। यानी कोर्ट ने कह दिया कि आप राज्य के विधेयक बनाने के प्रस्ताव पर अनिश्चित समय तक नहीं बैठ सकते। फैसले के इस हिस्से की समीक्षा अभी बाकी है। यह देखना होगा कि ऐसा कहकर कोर्ट ने कानून बनाने के मामले में राज्यों की स्वायत्तता को फिर से कहीं उसी भंवर में तो नहीं उलझा दिया। राज्यपाल से बचाकर निकाला तो केंद्र सरकार के पास फंसा दिया। हम कानून के जानकार तो नहीं हैं, लेकिन 3 महीना केंद्र सरकार अगर लटका दे और 3 महीना राज्यपाल, तो 6 महीने लग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को राष्ट्रपति और राज्यपाल की जवाबदेही को लेकर जो फैसला दिया है, उसे आप केवल तमिलनाडु के संदर्भ में ना देखें। 2014 के बाद की घटनाओं को भी देखना होगा कि कैसे राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल किया गया। तो कोर्ट ने वहां भी कह दिया, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, उनका विवेकाधिकार न्यायिक समीक्षा से ऊपर नहीं है। उस समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। तो आपने देखा, पहले सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों पर पहरा बिठा दिया और अब तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में राष्ट्रपति के विचार पर 3 महीने का पहरा लगा दिया। राजभवन और राष्ट्रपति भवन के जरिए चल रहे खेल को खत्म कर दिया। अब अगर इस तरह का खेल खेलना होगा तो खिलाड़ियों को कोई नया रास्ता खोजकर लाना पड़ेगा। 2015 में अरुणाचल प्रदेश और 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। उत्तराखंड के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट की जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस वी.के. बिष्ट की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि हम बहुत दुखी हैं कि केंद्र सरकार इस तरह से बर्ताव कर सकती है। अगर सरकार आर्टिकल 356 के इस्तेमाल से सरकार बनाने का प्रयास करेगी तो इससे बड़ी नाइंसाफी कुछ नहीं। जस्टिस जोसेफ ने टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि जहां केंद्र सरकार को निष्पक्ष होना चाहिए, वह उसे अपनी प्राइवेट पार्टी समझ रही है। 2018 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के.एम. जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश को खारिज कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस जोसेफ के नाम की सिफारिश को दोबारा केंद्र सरकार के पास भेजा, तब जाकर केंद्र सरकार को मानना पड़ा। हालांकि कानून मंत्रालय का यही कहना था कि यह व्यक्तिगत फैसला नहीं था। उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा, निरंकुशता नहीं चल सकती। देश के राष्ट्रपति राजा नहीं हैं। राष्ट्रपति एक बेहतरीन व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वे बहुत गलत भी हो सकते हैं। न्यायाधीश भी बहुत गलत हो सकते हैं। राज्यों में सरकारें गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाने का खेल कांग्रेस सरकारों के दौर में खेला गया था, लेकिन मोदी सरकार के दौर में बंद तो नहीं हुआ। अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल के जरिए विधानसभा में खेल खेला गया। स्पीकर ने कांग्रेस के बागी विधायक को बर्खास्त कर विधानसभा पर ताला लगा दिया, तो विधानसभा के बाहर बागियों और बीजेपी विधायकों की एक असेंबली बुलाई गई और स्पीकर और मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी कर दिया गया, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार भी कर लिया। मामला जब हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस जे.एस. खेयर के नेतृत्व में 5 जजों की संविधान पीठ का गठन किया गया। जस्टिस खेयर, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस पी.सी. घोष और जस्टिस एन.वी. रमना की संविधान पीठ ने 13 जुलाई 2016 को सर्वसम्मति से माना कि विधानसभा का सत्र बुलाने, भंग करने या समय से पहले बुलाने के राज्यपाल के अधिकार न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं। पीठ ने यह तक कह दिया कि राज्यपाल की कार्रवाई संविधान पर तमाचे से कम नहीं। अरुणाचल और उत्तराखंड के बाद राष्ट्रपति शासन के सहारे विपक्ष की सरकारों को गिराने का खेल बंद हो गया। डराना लेकिन चालू रहा। बीजेपी पश्चिम बंगाल में आए दिन राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करती है, लेकिन उसे अपने ही राज्य मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ गया। आपने देखा होगा 2 महीने के भीतर राष्ट्रपति शासन को संसद से मंजूरी लेनी पड़ती है। मणिपुर का प्रस्ताव देर रात राज्यसभा में पेश किया गया। याद तो होगा ही, लोकसभा में अमित शाह ने एक बात कही थी। क्या बात कही थी? मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है,
इस बयान के बाद विपक्ष ने लंबे समय तक डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का मुद्दा बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी को ट्विटर पर आकर अमित शाह का बचाव करना पड़ा। अमित शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सफाई दी। तो संदर्भ जरूर अलग है, मगर हम डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र इसलिए करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर से दिक्कत क्यों हो जाती है और क्यों डॉक्टर अंबेडकर बार बार हर बड़े संदर्भ में आ जाते हैं। खासकर जब भी जैसे भी संविधान की आत्मा कुचली जा रही होती है, डॉक्टर अंबेडकर चले आते हैं। उसका कारण हम बताते हैं। राज्यपाल के केस में भी आप डॉक्टर अंबेडकर को याद कर सकते हैं। 14 अप्रैल को मोदी सरकार डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर उनकी अनुयायी बन जाएगी, उनके बारे में खूब बातें करने लग जाएगी। लेकिन इस सरकार को याद दिलाना चाहिए कि राज्यपाल के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था। यही तो कहा था कि राज्यपाल खुद से कोई काम नहीं कर सकता, कोई भी काम नहीं कर सकता। बेशक वो अपने से कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन उसके कुछ दायित्व हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि दायित्व और काम में अंतर समझा जाएगा। आर्टिकल 167 के तहत राज्यपाल किसी भी मामले में मंत्रालय के फैसले को नहीं पलट सकते। इस आर्टिकल के तहत राज्यपाल को मंत्रालय की सलाह पर ही कार्य करना होगा। इसमें कोई छूट नहीं दी गई है। अगर मगर का कोई स्कोप नहीं है। कहीं नहीं लिखा है कि किसी खास परिस्थिति में राज्यपाल सरकार के फैसले पर रोक लगा सकते हैं या पलट सकते हैं। तो 14 अप्रैल को सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए कि तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने अवैध काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनका काम अवैध था। संवैधानिक पद पर रहते हुए अवैध और मनमाना काम किया तो संविधान के निर्माता की प्रतिमा के पास जाने से पहले इस राज्यपाल को क्या बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए था और अभी तक क्यों नहीं किया गया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।